दोस्तों, कंट्री डॉग इस यूट्यूब चैनल पे मैं रोहिणी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजा तो तब है जब खुशबू किरदार से आए, और किरदार बनते हैं कड़ी मेहनत और लगन से। आज के प्रोग्राम में डांसिंग क्षेत्र से जुड़ा ऐसा ही एक किरदार हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए तो करते हैं उन्हीं से बातचीत। दोस्तों, आज हमारे साथ है हमारे नागपुर की ही स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग डांसर, साथ ही साथ कोरियोग्राफर। आइए बात करते हैं ग्रीष्मा यादव से। ग्रीष्मा नमस्ते, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्ते। ग्रीष्मा, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका एजुकेशन क्या हुआ है? जी, मेरा एजुकेशन में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हूँ। ओके। और अभी मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है। अच्छा, तो ग्रीष्मा मैं आपसे एक सवाल ये अभी पूछना चाहूंगी कि जैसे आपका इंजीनियरिंग हुआ है और कंप्यूटर से आपका एजुकेशन हुआ है, तो ये कंप्यूटर और इंजीनियरिंग, उसके बाद ये डांसिंग, कोरियोग्राफर, ये आपका सफर कैसा है? एक्चुअली दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं कभी इंजीनियर बनना नहीं चाहती थी, बट स्टिल मैं करीबन जब 2.5 साल की थी तब से डांस कर रही हूँ। और पहले तो ऐसा हुआ कि जस्ट एरिया में मम्मा डांस, मतलब घर पे ही मम्मी डांस सिखाती थी और मैं बस मम्मा को देखा करती थी। तो वो देखने के थ्रू मैं मिरर में जाके खुद डांस करके देखती थी, एक्सप्रेशन करके देखती थी कि मुझे आता है क्या। तो मम्मा ने एक दिन देखा मुझे और मम्मा ने देख के कहा कि शायद ये डांस कर सकती है, क्योंकि मम्मा बहुत अच्छी डांसर है मेरी। एंड देन फिर उसके बाद में मम्मा ने मेरे को फर्स्ट डांस सिखाया, जिसमें जो सॉन्ग था मेरे ख्वाबों में जो आए। एंड देन यही गणपति एंड दुर्गा अष्टमी हुआ करती थी और उसी में एरिया में ही मैं परफॉर्मेंस दिया करती थी। और करीबन ऐसे ही मैंने 4 साल 4 इयर्स की हुई मैं। तो सचिन सर है मेरे, तो उन्होंने देखा और उन्होंने फर्स्ट स्टेज मुझे, मतलब एरिया से बाहर निकाल के उन्होंने फर्स्ट डेयरिंग दिया मुझे स्टेज की। और फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि वो स्टेज के अलावा भी मुझे और प्रोग्रेस, उनको ऐसा लगता था कि मैं और प्रोग्रेस करूं और कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म में जाऊं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप एक जय सर है, जय कैतवास सर, मेरे सर है वो, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया है प्रॉपरली। फिर उसके बाद में वो आए और उसके बाद में उन्होंने मुझे डांस सिखाया। घर पे वो कोचिंग देते थे मुझे मेरे डांस की। और फिर उसके बाद में ऐसे करते करते मैंने विदर्भ लेवल, फर्स्ट मेरा जो था तो वो विदर्भ लेवल था। एंड देन कभी कभी ऐसा होता था कि मैं मतलब स्टार्टिंग था, तो स्टार्टिंग में कोई भी इंसान कुछ भी हो तो वो जीत के नहीं आता है, तो राइट मैं ऐसी कॉम्पिटिशन्स खेलती गई। बट स्टार्टिंग था तो मुझे अवार्ड्स नहीं मिलते थे, मैं घर पे रो के आती थी। तो समटाइम ऐसा होता था कि मम्मा तो ठीक है, मम्मा मुझे लेके जाती थी डांस कंपटीशन में, पर पापा अलाउ नहीं करते थे। और फिर उसके बाद में सारी चीजें हुई और कॉम्पिटिशन्स लेवल खेलते 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 देन फिर बड़े लेवल पे जाना, फिर उसके बाद में और कॉम्पिटिशन्स करना। तो ऐसे मेरी सारी जर्नी स्टार्ट हुई। एक बात मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे ये आपकी जर्नी के बारे में अभी आपने जैसे बताया, तो फैमिली का सपोर्ट उतना नहीं था, ऐसे ही लगा आपके आंसर से। तो क्या बताएंगे आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसे था? जैसे मम्मा का सपोर्ट था आपको, तो पापा का नहीं था, तो फिर ये जो सिचुएशन थी ये आपने हैंडल कैसे करी? और आपका जो एजुकेशन था, या फिर आपका जो एजुकेशन हुआ है, तो ऑब्वियस पेरेंट्स को यही लगता होगा कि जो एजुकेशन हुआ है उसी में आगे जाके आपका करियर करना चाहिए, उसी में कुछ तो भी अच्छा करना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी बात रही होगी आपके लिए कि आपको उनके अपोज में जाके या फिर उनका सपोर्ट ना होते हुए भी आप इस फील्ड में आए। तो क्या बताएंगे आप कि किस तरीके का सपोर्ट आप चाहते थे और वो जो मिला नहीं है, और ना मिलने के बावजूद भी आपने ये सारी चीजें फिर कैसे की? एक्चुअली स्टार्टिंग ऐसा था कि मतलब जब डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे तो मम्मा ना छुप छुप के मुझे लेके जाया करती थी। पापा बिल्कुल अलाउ नहीं करते थे मुझे कि मैं एटलीस्ट डांस करूं, या फिर पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं डांस फील्ड में जाऊं, क्योंकि पापा ऑलवेज सेड कि अपनी बेटी को क्या नचनिया बनाएगी क्या, ये टोन रहता था उनका। तो
कभी कभी ऐसा होता था कि मम्मा छुप छुप के मुझे बाहर लेके जाती थी, कॉम्पिटिशन्स में लेके जाती थी। पापा नहीं अलाउ करते थे, पूरे एरिया वाले मम्मा को गलत बोलते थे। मतलब वो जो वर्ड्स थे, आई स्वेयर मैं उनको बोल नहीं सकती, लेकिन वो जो एरिया के वर्ड्स थे कि बिजनेस करवाती है लड़की से, और बहुत छोटी थी मैं उस टाइम पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को सारी चीजें छोड़ के, मतलब जो भी स्ट्रगल रहा है वो मम्मा का रहा है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे जय सर घर पे आए, तो उन्होंने पापा से कहा कि तुम क्यों नहीं उसका सपोर्ट करते हो? क्या तुमने कभी बाहर जाके, जैसे नव भारत का एक स्टूडियो है जो पत्रकार वाला जो स्टूडियो है, सर ने कहा कि तुम वहां जाके देखो, तुम्हारी बेटी के हर एक दीवारों पे फोटोज दिखेगी। एंड पापा को किसी बात का मतलब ऐसा लगता था कि बोलने पे भरोसा नहीं होता था। पापा ऑफिस से ही उधर गए ऑफिस में, एंड वो उन्होंने देखा कि यार सच में मेरी बेटी की फोटोज जो थी हर दीवारों पे थी। तो पापा जब घर पे आए तो पापा ने कहा एकदम से मम्मा को कि आज से तू नहीं, मैं भी अपनी बच्ची को कंपटीशन में लेके जाऊंगा। तो वो अलग खुशी थी मेरे लिए कि पापा भी मेरा सपोर्ट करने लगे। अदरवाइज पूरे एरिया वाले अपोजिट में थे मेरे। हम लोग कभी कॉम्पिटिशन ऐसा होता था कि रात रात भर कॉम्पिटिशन चलते थे। मॉर्निंग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, जो राज्य स्तरीय लेवल होता है, नेशनल लेवल होता है, उसमें कॉम्पिटिशन रात भर चलते। तो उसके बाद में जब सारी चीजें होते गई, तो मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मैं कोरियोग्राफर बनूं, कभी नहीं चाहा कि मैं पेरेंट्स का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने जैसे साइंस फील्ड लिया, देन उसको भी क्रॉस आउट करके मैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में गई। और उसके बाद में ऐसा हुआ कि पापा बोले कि ठीक है, ये डांस वगैरह सब ठीक है, इट्स ओके, सारी चीजें होते रहेगी, पर आपको कुछ तो डिग्री चाहिए, कुछ तो एक क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पे ऐसा था कि मैं कोरियोग्राफी करती थी, स्कूल्स की कोरियोग्राफी करती थी, इवेंट्स लेती थी, बट उस टाइम पे ऐसा लगा कि ठीक है यार, मुझे क्वालिफिकेशन में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। तो मैंने एक साल ड्रॉप किया, एंड देन फिर उसके बाद में मैंने एडमिशन ली और मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट की। और फिर उसके बाद में सारी चीजें कंप्लीट होती गई, और फिर उसके बाद में रहता है ना, इंजीनियरिंग कर लिया, अब क्या तो जॉब। तो जॉब के लिए जब ऐसा हुआ कि मुझे मियान में गई, मेरा सिलेक्शन हुआ, मियान में जॉब लगी, बट वो जो पैशन था कि यार कंप्यूटर पे बैठ के मुझे टिप 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 करना है, तो वो सारी चीजें मुझे ना ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं कुछ तो भी पीछे छोड़ रही हूँ। जो मेरे अंदर का टैलेंट है, जो मेरा अंदर का पैशन है, मैं वो शायद पीछे छोड़ रही हूँ। देन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं जैसा वही जॉब ढूंढ रही थी, मैंने बोली ठीक है, अभी कंप्यूटर कर लिए तो हमको जॉब तो इसी में करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक डांस टीचर बनूं, एक डांस कोरियोग्राफर बनूं। तो मुझे सडनली एक डांस मतलब स्कूल से, टीसीसी स्कूल से ऑफर आया, और मैं जस्ट वहाँ इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आज वहाँ पे डांस टीचर हूँ। और इसी दौरान मेरी सारी मतलब सारा स्ट्रगल जो था, वो सारा चीजें जो मैं आज यहाँ पे हूँ, वो सिर्फ अपने मम्मी पापा के इस पे हूँ। क्योंकि आज मम्मा नहीं रहती, मम्मा 2-3 बातें मेरे लिए नहीं सुनते, क्योंकि मम्मा को जो बोला गया था उस टाइम पे, क्योंकि आज इतना क्रेज हो गया है डांस का, पहले उस टाइम पे नहीं था, बिल्कुल नहीं था। आज से करीबन 10 साल पहले तो बिल्कुल ही डांस का क्रेज नहीं था, क्योंकि सब लोग मेरे एरिया के यही बोलते थे कि बेटी डांसर बनाएगी। डांसर मतलब डांस की फील्ड जो बोला गया है, डांस की फील्ड को बहुत गंदे तरीके से बोला जाता है कि एक डांसर को जो लोग देखते हैं वो सिर्फ ऐसा लगता है कि वो बुरी निगाहों से ही देखते हैं। बट आज जो डांसर की फील्ड है वो बहुत हाई लेवल पे चली गई है। मोस्टली आज हर घर में, हर 3 घर में छोड़ के आज कोरियोग्राफर्स होंगे और डांसर्स भी होंगे। तो ये फील्ड को ले जाना, मतलब कोरियोग्राफी करना इतना इजी नहीं था। कोरियोग्राफर का मतलब ही ऐसा होता है कि तुमको सारी स्टाइल्स एक साथ आनी चाहिए, सारी चीजें एक साथ आनी चाहिए। आपको प्रैक्टिकली नहीं, आपको थ्योरी नॉलेज भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक डांस एक स्टाइल से आपने कोरियोग्राफी कर ली, आप क्लासिकल में हो तो क्लासिकल ही कर लिए। मुझे ऐसा बहुत सारे लोगों ने बोला गया कि ग्रीष्मा कभी हिप हॉप डांस नहीं कर सकती, ग्रीष्मा कभी बैले डांस नहीं कर सकती, ग्रीष्मा कभी अदर स्टाइल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बेसिक जो जनरल मेरा स्टार्टिंग से बेसिक था वो मेरा क्लासिकल पे था।
तो कभी कभी ऐसा हुआ, तो ये सारी चीजों को मैं निगेटिव लेते 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 तो कभी ऐसा आया कि नहीं, अभी खुद को अपडेट करना है, मुझे आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अब यही फील्ड चूज करनी है। तो मैंने वो सबको मात देने के लिए कि ग्रीष्मा कभी कुछ कर नहीं सकती, वो सारी चीजों को मात देने के लिए मैंने अपडेट लाई खुद के अंदर, एंड मैं आज मैं इस जगह पे हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी और आपकी फैमिली का आपको सपोर्ट मिला, वही सुनने के लिए हम तरस रहे थे कि आप आगे क्या बताने वाले हो। बहुत बड़ी चीज थी। तो आगे आपने बहुत बड़े बड़े शोज भी किए हैं, जैसे बुगी में आप गए हो, एक अपेक्षा एक में आप गए हो, वहाँ के विनर भी आप रहे हो। तो उन शोज के बारे में क्या बताएंगे आप? बहुत क्यूरियोसिटी हमें ये जानने की कि आप कौन से शोज में गए और आपको स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, 100 से भी ज्यादा आपको अवार्ड्स मिले हैं, तो उनके बारे में क्या बताएंगे आप? एक्चुअली स्टार्टिंग टू एंड तक, अभी तक मतलब मैं जब तक मेरे पास ट्रॉफीज करीबन 350 ट्रॉफीज है। एक्चुअली उसमें एडअप हो जाती है, अब उसको गिनती नहीं हूँ मैं, क्योंकि काफी सालों से, मतलब आप सोच लीजिए मैं 2.5 साल से अभी तक सिर्फ कंपटीशन ही खेला है, या फिर कोरियोग्राफी की इवेंट, बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड। तो स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि ऑडिशंस मैंने कई जगह दिए। ऑडिशंस मतलब मैंने 7 इयर्स की थी तब से ऑडिशंस देना स्टार्ट किया था टीवी रियलिटी शो का। तब सिलेक्शन भी हुआ था, बट किसी कारण के वश मैं जा नहीं पाई। तो एक दिन नागपुर में ही ऑडिशन हुआ बुगी वुगी का। करीबन बुगी वुगी के मैंने 4 ऑडिशंस दिए, एक भोपाल, हैदराबाद, एंड देन कोलकाता एंड मुंबई, और लास्ट वाला था मेरा नागपुर। तो इतनी जगह पे ऑडिशंस देने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अब नहीं होगा, शायद सिलेक्शन नहीं होगा मेरा, कुछ कमी रह गई होगी। तो नागपुर में जब ऑडिशंस दी मैंने लास्ट वाला, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड देन फिर मैं 2008 में मैं बुगी में गई, एंड देन फिर ऑफ कोर्स वहाँ पे मैं जीती। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं जहाँ पे जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया में और पूरे हिंगना में नाम कमाना मतलब इजी नहीं था, क्योंकि उस स्टेज पे आई थिंक कोई भी टीवी रियलिटी शो पे नहीं गया था। नागपुर की मैं ऐसी पहली लड़की थी जो टीवी रियलिटी शो पे जाके जीत के आई थी। तो वो एरिया वालों को भी खुशी थी। एंड देन फिर उसके बाद में कंटिन्यू रियलिटी शोज के ऑफर्स आने लगे, और फिर उसके बाद में हम लोग ने एक अरे वाह शाबाश किया मी मराठी का। देन उसके बाद में फिर मैंने DID के ऑडिशंस दिया, जिसमें मैं लिटिल मास्टर में 42 में थी, टॉप 42 में। एंड देन फिर उसके बाद में कुछ कारणवश कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं वापस आ गई, मुंबई से वापस आना पड़ा मुझे, बिकॉज उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं रहती थी कि हम लोग वहाँ पे अफोर्ड कर पाए, क्योंकि सारे बुगी में ऐसा तो बुगी में ऐसा रहता था कि सारी चीजें उनके तरफ से रहती थी, बट कभी कभी DID में ऐसा था कि पहले हमको देना था, करना था, देन फिर वो लोग वापस करते थे ऐसा। देन फिर उसके बाद में एक अपेक्षा एक हुआ, तुरंत अरे वाह शाबाश के बाद मेरा एक अपेक्षा एक हुआ, और सडनली उसके बाद में आने के बाद मैं नागपुर की विदर्भ आइडल बनी। एंड देन फिर उसके बाद में रिसेंटली 2022 में तमिलनाडु में एक शो हुआ, जो करीबन 175 स्टेट के लोग वहां पे थे, मतलब अपने स्टेट को वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो महाराष्ट्र में से पूरे महाराष्ट्र में से नागपुर से पहले हम थे, मैं थी जिन्होंने नागपुर को रिप्रेजेंट किया ओवरऑल महाराष्ट्र से। तो वो सबसे बड़ी खुशी थी। एंड वहां पे जाके करीबन वहां पे 1 लाख के ऊपर पब्लिक थी। आप उसको देखते थे तो आई थिंक बहुत ज्यादा रश था वहां पे। सारे महाराष्ट्र का नजर ऐसा था कि हम पे थी, कि नागपुर से कोई ना कोई जा रहा है जरूर। वो हर करीबन 5 साल के बाद नागपुर को ऑफर्स मिला गया था वहां का, क्योंकि इतने सालों में नागपुर से 5 सालों में नागपुर से कोई भी नहीं गया। तो 5 साल के बाद हम लोग को वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो हम लोग उस स्टेज पे गए एंड हम लोग विनर हुए। सो आई गॉट बेस्ट इंटरनेशनल बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड। तो वो बहुत ज्यादा खुशी की बात थी कि इंटरनेशनल बेस्ट कोरियोग्राफर जीतना किसी का, बहुत लोगों का सपना होता है। इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्मेंस देना बहुत लोगों का सपना होता है। एंड मेरा भी एक इसी में से एक छोटा सा सपना था कि मैं भी इंटरनेशनल परफॉर्म करूं एंड देन वहां से जीत के आऊं।
ऐसा नहीं कि खाली आता हूँ। एंड ऑफ कोर्स वो सारी चीजें मैंने कंप्लीटली की और मैंने अपने सपनों को पूरा किया। बहुत बड़ी बात है हमारे पूरे महाराष्ट्र के लिए कि एक नागपुर की लड़की जाके महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही है और वो जीत के आ रही है। जी। ग्रीष्मा, एक बात पूछना चाहूंगी आपसे कि जी आप डांसर ये डांसिंग फील्ड था आपका, जी, ठीक है, और आप डांसिंग से लेके आप कोरियोग्राफर तक आए हो, तो ये डांसिंग से कोरियोग्राफर बनना, ये बात आपको कैसे दिमाग में आई और इस तरफ आपने कैसे ये किया कि डांसर से कोरियोग्राफर बना जाए? राइट, ये सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे लिए, डांसर से कोरियोग्राफर बनना। राइट, मैंने जैसे पहले कहा कोरियोग्राफर बनना इट्स नॉट इजी, बिल्कुल भी इजी नहीं है। कोरियोग्राफर मतलब ऐसा होता है कि उसको पहले तो उसको सारी स्टाइल्स आनी चाहिए, सारी स्टाइल A to Z। अगर आपको कुछ स्टाइल्स आती भी है तो उसका ऐसा है कि आपको उसका प्रैक्टिकल विद थ्योरी भी आना चाहिए। तो मैंने पहले तो क्लासिकल जय केतवा सर से सीखा और उसके बाद में मैंने मेरा कथक मदन पांडे सर के पास किया और उसके बाद में फिर मेरा जो बेली डांसिंग था वो ईशान हीलेस सर के पास से मेरा सर्टिफिकेशन हुआ और फिर उसके बाद में अपडेट के लिए मैंने फिर जुम्बा सर्टिफिकेशन किया। उसके बाद में फोक सर्टिफिकेशन हुआ मेरा। ऐसे कंटिन्यू करते करते देन कभी ऐसा हो जाता था कि स्टार्टिंग आई थिंक कोरियोग्राफी की मैंने 10th स्टैंडर्ड में थी, तब से की। फर्स्ट मेरा कोरियोग्राफी था स्कूल में। तो धीरे धीरे ऐसा लगा कि मैं कोरियोग्राफी करूँ, तो धीरे धीरे एक पर्टिकुलर एक सॉन्ग पे कोरियोग्राफी करना, देन फिर उसके बाद में स्कूल्स मिलते गए, इवेंट्स मिलते गए, ऑर्डर्स मिलते गए कोरियोग्राफी के। तो मैंने ऐसे धीरे धीरे अपनी कोरियोग्राफी स्टार्ट की। मैंने ओडिसी की थ्योरी ली, ओडिशा डांस की। देन उसके बाद में मैंने कथकली डांस की थ्योरी ली। उसके बाद में मैंने भरतनाट्यम समित सर के पास से सीखा और उन्होंने भी अच्छी खासी मुझे थ्योरी का नॉलेज दिया। इस सारी चीजों की वजह से मैंने फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने कोरियोग्राफी स्टार्ट की और सारा थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के साथ में मैं आज कोरियोग्राफर बनी हूँ। मैंने पूरा एजुकेशन लेने के बाद आपने सोचा कि ये सब कुछ हम कर सकते हैं और थ्योरेटिकल नॉलेज भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको अगर थ्योरी नॉलेज नहीं रहेगा तो शायद ही आप कोरियोग्राफर है, क्योंकि ये सारी चीजों में आप अगर एक डॉक्टर भी है तो डॉक्टर्स को भी एक थ्योरी नॉलेज होता है कि वो उनको कैसी मेडिसिन देनी, राइट। तो हम लोग को भी उसी तरीके से उस डांस लेवल पे हमको कोरियोग्राफी करनी पड़ती है। अगर किसी ने कह दिया आपको हिप हॉप सिखाना है तो वो चीज आनी चाहिए। अगर आपको किसी ने कह दिया कि आपको कथकली सिखाना है या फिर मणिपुरी सिखाना है तो आपको वो चीज आनी चाहिए, बिकॉज सारे लोग मार्केट से डिमांड क्या रहेगी ये हमें नहीं पता होता है। जी, राइट, डिमांड के लिए हम रेडी है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। हाँ, इसलिए वर्सैटिलिटी जहाँ पे है वहीं पे ये सारी चीजें होंगी, वहीं पे आपको भी बहुत ज्यादा ये मिलेगा, एक्सपोजर है आपको कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। जी, सही है। ग्रीष्मा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ये करना है कि अभी आपकी जो कोरियोग्राफी जो आपकी चल रही है अभी, आपको इतने सारे अवार्ड मिले हैं, एक नागपुर की एक लड़की इतना बड़ा कुछ सभी काम कर रही है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है वो। तो अभी आपकी आगे की जर्नी क्या रहेगी ग्रीष्मा? देखिए, ऐसा तो है कि अभी तो सिर्फ कोरियोग्राफी कर रही हूँ और मैं अब यही चाहती हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं डांस के वो आगे बढ़े और मैं उनको सपोर्ट करूँ। जैसे ऑफकोर्स एक कोरियोग्राफर, एक गुरु यही चाहता है कि उसका जो शिष्य है वो आगे बढ़े। जैसे अगर मेरे गुरु ने चाहा है तो मैं आगे बढ़ी हूँ आज उनकी खातिर, वो मुझे सिखाए तब मैं आज लोगों को कुछ सिखा पा रही हूँ। अगर वो नहीं सिखाते तो मैं आज कुछ नहीं होती। तो मैं भी यही सोचती हूँ कि उनको एक गुड नॉलेज दूँ और उसके बाद में बस अभी तो मैं डांस टीचर हूँ और एक खुद का सपना है कि जैसे मैं हूँ वैसे मेरे स्टूडेंट्स भी बने और कहीं मैं उनको भी जैसे मेरे गुरु ने मुझे एक लेवल तक पहुँचाया वैसे मैं भी अपने एक बच्चे को उस लेवल तक पहुँचाऊँ। अच्छा, और आपने जो स्ट्रगल से आपका ये जो जर्नी स्टार्ट किया था जी, तो आप ऐसे लोगों से या फिर ऐसे जो यूथ जो है जो इसमें आना चाहते हैं उनको भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ये डांसिंग फील्ड में जाना
इजी चीज नहीं है, घर के लोग अलाउ नहीं करते हैं जी। आप उनके लिए क्या बताओगे? मैं सिर्फ उनके लिए ये कहती हूँ कि ये समय माँ बाप का सुनना है, बिल्कुल सुनना है, पर जो माँ बाप चाहते हैं वो भी आप पूरा कीजिए, क्योंकि डांस ऐसी फील्ड है कि जिसमें आपका बॉडी अंदर का सोल डांस करता है, आपको उसमें पैशन है। बट हमारा जब एक प्रोफेशन और एक पर्सनल चीजें जब एक होती है तो जो हम अंदर की हमारी जो आत्मा जो कहती है हमें वो करना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग कहीं और रहता है, हमारा दिल कहीं और रहता है। अगर मुझे ऐसे पूछा जाए कि कंप्यूटर में आपको करना है सारी चीजें, हाँ मैं करूंगी, पर मैं डांस कभी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा जो अंदर का डांस है, अपना पैशन, मेरा जो पैशन है, मैं वो कभी नहीं छोड़ सकती। और मैं इसलिए मैं यूथ लोगों को यही बताना चाहूंगी कि डांस आपको बिल्कुल करना है, बिल्कुल। आपको अगर अपना पैशन, अपना करियर अगर डांस में करना है तो आप बिल्कुल करिए, बट नीड ये होती है कि आपको एक तरीके से अपने फैमिली को भी पालना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, इसलिए हमको डांस चीजें छोड़नी पड़ती है। ऐसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, कई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने डांस फील्ड छोड़ के, वो काफी अच्छा डांस करते थे, लेकिन डांस फील्ड छोड़ के उन्होंने जॉब पर ध्यान दिया। ऑफ कोर्स मैं भी रहती तो मैं ये चीज करती कि मैं शाम का एटलीस्ट वक्त जो मेरा पैशन है, जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं उसको देती, क्योंकि 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे अपने जॉब को देते हो तो आपके पास 8 घंटे और बचते हैं, करीबन कई ज्यादा घंटे बचते हैं, उससे भी ज्यादा घंटे बचते हैं। तो वो चीज अगर आप अपने पैशन को भी दोगे तो दोनों चीजें बैलेंस होगी। तो मैं सिर्फ यही चीज कहती हूँ कि आप अपने पैशन को भी रखिए और अपने करियर को भी रखिए। आपको फाइनेंशियल कंडीशन की भी उतनी ही नीड होगी, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है डांस का, अगर आपको डांस सीखना है कई बड़े इंस्टीट्यूट में जाके, अगर आपको मुंबई में डांस सीखना है तो आपको उतना पैसा पे करना होता है, तब आप जाके कुछ चीजें वहां से सीखते हैं, राइट। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप लोग डांस भी फॉलो कीजिए, अपना पैशन भी रखिए, अपना करियर भी अपने साथ में रखिए। मैं यूथ लोगों को यही बोलती हूँ कि आप लोग सारी चीजें बैलेंस में करिए। बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें ग्रीष्मा से मिला है, जिनकी सोच ही इतनी अच्छी है, उनको ऐसे भी लगता है कि पेरेंट्स की भी सुनो, खुद की भी सुनो। और ये बात सभी यूथ ने करनी ही चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स कुछ तो भी अलग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और अगर उनके हिसाब से हम लोग चलो तो उनको भी हम हैप्पी रख पाएंगे, और हमारा जो पैशन है वो भी हम कर पाएंगे, और हम करियर भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें ग्रीष्मा से मिला है। तो वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ यू डियर। थैंक यू। आप एक नागपुर की लड़की, बहुत ही एक गर्व की बात है हम सभी के लिए कि आप हम लोगों को प्रेजेंट करती हो कहीं पे जाके, तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो आपकी जो आने वाली लाइफ है, आपका करियर है डांसिंग से जुड़ा, और आपका कोरियोग्राफी से जुड़ा जो भी आपका करियर है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज के आपके इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ थी नागपुर की लड़की ग्रीष्मा, जिन्होंने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे नागपुर को रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही कई नए किरदारों के साथ मिलेंगे हमारे कंट्री टॉक इस चैनल पे। तब तक नमस्ते।